हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक और बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है इसका नाम है यूजेस ऑफ नेशनल इनकम या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। जनरली एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आता है। एक तो पूछता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेशनल इनकम या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। और जनरली ये जो क्वेश्चंस है ये 6 मार्क के क्वेश्चंस में एग्जाम में 6 मार्क 7 मार्क के क्वेश्चंस में जनरली आता है। मतलब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर का व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेशनल इनकम या फिर हम बोलेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पूरे टॉपिक को। शुरू करते हैं फटाफट से। एक थियोरेटिकल टॉपिक है। शुरू करने से पहले मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर से कर लेना। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उसमें मैसेज करना ताकि हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप पर ऐड कर दें। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 2 ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम का सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक पॉलिसी। नेशनल इनकम का क्या रोल है, हम क्यों कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम? कुछ तो रीजन होगा। इतना बड़ा कंट्री है, 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, ज्यादा होगा इनफैक्ट, 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। अब सोच कर देखो, इस 140 करोड़ के पॉपुलेशन का हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। हम क्यों करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट? हमें ऐसा क्या फायदा मिलेगा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करके? तो आज के क्लास में हम पूरे टॉपिक को समझेंगे कि क्या बेनिफिट है या क्या यूजेस है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। सबसे पहला हमको हेल्प होता है हमारे इकोनॉमी के पॉलिसी को बनाने के लिए। तुम सोच कर देखो ना, अगर तुम्हें तुम्हारा इनकम पता है तो एक फैमिली का जो एक पॉलिसी होता है, खर्चे का पॉलिसी होता है या जो भी होता है, उसको बनाने के लिए, तुम अपना घर परिवार को चलाने के लिए तुम अपना इनकम कैलकुलेट करते हो या नहीं करते हो? तुम अपने आप को मैनेज करने के लिए, अपने आप को रन करने के लिए, चलाने के लिए अपना इनकम कैलकुलेट करते हो या नहीं करते हो? उसी तरीके से किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाने पड़ते हैं। और पॉलिसी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमारा नेशनल इनकम चाहिए होता है। ये तो पूरे देश की बात है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है कंट्री का। इतने बड़े कंट्री को चलाने के लिए कंट्री का इनकम के बारे में तो पता होना जरूरी है, अदरवाइज बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कंट्री के साथ। हमको पता ही नहीं है हमारा इनकम कितना है और हम एक्सपेंडिचर करे जा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि सारा खजाना खत्म हो जाएगा और हम सबको ही, हमारा कंट्री बहुत ही नीचे चला जाएगा। इस वजह से किसी भी इकोनॉमी पॉलिसी को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है कंट्री का नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्यों कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहला रीजन हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। नेशनल इनकम फिगर्स आर द इंपॉर्टेंट टूल फॉर मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी। नेशनल इनकम एस्टिमेट आर द मोस्ट कंप्रीहेंसिव मेजर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मोस्ट कंप्रीहेंसिव मेजर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या एक्टिविटी हो रहा है वो पता कैसे चलेगा? जब तुम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे। इट इज थ्रू सच एस्टिमेट दैट वी नो द एग्रीगेट यील्ड, हमको यह एग्रीगेट यील्ड ऑफ द इकोनॉमी एंड कैन ले डाउन फ्यूचर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट। हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करके, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, हम यहाँ पर फ्यूचर इकोनॉमिक पॉलिसी को बना सकते हैं ताकि हम डेवलपमेंट कर सके। मोस्ट कंप्रीहेंसिव मेजर होता है, इंपॉर्टेंट टूल होता है मैक्रो इकोनॉमिक के एनालिसिस के लिए। किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक का एनालिसिस करना है, नेशनल इनकम का पता होना जरूरी है। तुम्हें अपना एनालिसिस करना है, तुम्हें तुम्हारा इनकम के बारे में पता होना जरूरी है। फैमिली के बारे में एनालिसिस करना है, फैमिली का इनकम पता होना जरूरी है। उसी तरीके से नेशन के बारे में एनालिसिस करना है तो नेशन के इनकम का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग। कोई भी प्लानिंग करना है, तुम घर में गणेश पूजा करते हो, हाँ, आसपास के बच्चों सभी मिलकर, कॉलेज वाले मिलकर गणेश पूजा करते हो या पिकनिक का प्लानिंग करते हो? तो कोई भी प्लानिंग करते हो तो सबसे पहला क्या हिसाब किताब लगाते हो? कलेक्शन कितना होगा, पैसा कहां से आएगा, तुम्हारा इनकम क्या है, सोर्स ऑफ मनी क्या होगा, तो वो पता होना जरूरी है। जब भी हम किसी इकोनॉमी को चलाएंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग करना पड़ेगा और इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए हमें हमारा इनकम का पता होना जरूरी है, अदरवाइज हम इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग।
जब भी हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, हमें चाहिए होता है हमारे नेशनल इनकम का डेटा। ठीक है, अब अ कंट्री के नॉट पॉसिबली फ्रेम अ प्लान विदाउट हैविंग अ प्रायर नॉलेज। हम देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, मार्क करना, हम कोई भी प्लान नहीं बना सकते विदाउट हैविंग अ प्रायर नॉलेज ऑफ द ट्रेंड्स इन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बारे में अगर हमें नहीं पता है, नेशनल इनकम हमारा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है, क्या है, ज्यादा है, कम है, अगर हमें ये नहीं पता है तो हम कोई भी प्रकार का प्लान नहीं बना पाएंगे। तो प्लान बनाने के लिए हम प्रायर नॉलेज बहुत जरूरी है नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। ये प्लानिंग कमीशन क्या होता है? प्लानिंग कमीशन एक कमीशन होता है, एक डिपार्टमेंट सोच लो तुम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्लानिंग कमीशन नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया। ये प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता है? ये नेशनल इनकम को एस्टिमेट करके उसके अकॉर्डिंग प्लान्स एंड प्रोसीजर सेट करता है इकोनॉमी के अंदर में। एक अलग से डिपार्टमेंट, देखो हर काम मोदी तो नहीं करेगा, मोदी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, या जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, जब जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, मान लो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, मोदी जी अब सारा काम खुद तो नहीं करेंगे। इकोनॉमी का प्लानिंग करना, 140 करोड़ की जनता, इतना बड़ा इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी, इसका प्लानिंग करना क्या वो अकेले कर पाएंगे? नहीं। इसके लिए वो क्या किए, एक अलग से डिपार्टमेंट बनाए, एक अलग से कमीशन बनाया है जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को उसका काम दे दिए कि तुम्हारा काम है भाई, तुम क्या करोगे, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करोगे और उसके अकॉर्डिंग प्लान्स एंड प्रोसीजर्स सेट करोगे। तो द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया आल्सो केप्ट इन व्यू द नेशनल इनकम। वो नेशनल इनकम को चेक करता रहता है, एस्टिमेट बिफोर फॉर्मुलेटिंग द 5 ईयर प्लान्स। वो 5 ईयर प्लान्स को बनाने से पहले नेशनल इनकम को चेक करता है। प्लानिंग कमीशन, अगर तुम सीबीएसई बैकग्राउंड से हो, सीबीएसई में अगर तुम इंडियन इकोनॉमी नाम का सब्जेक्ट पढ़े हो तो प्लानिंग कमीशन के बारे में तुम्हें पता होगा। 5 ईयर प्लान्स को कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन बनाता था। लेकिन लेटर ऑन 5 ईयर प्लान्स को रिप्लेस कर दिया गया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को ले आया गया। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो नीति आयोग है इंडिया में, उससे पहले कौन था? प्लानिंग कमीशन था। तो तुम प्लानिंग कमीशन भी लिख सकते हो, नीति आयोग भी लिख सकते हो, बात बराबर है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 3 बोलता है हमें कि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को समझना है, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के बारे में समझना है, इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल प्लानिंग करना है, तो हमें चाहिए होगा नेशनल इनकम का डेटा। ठीक है, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स एनेबल हेल्प्स टू अस टू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का क्या स्ट्रक्चर है वो हमें पता कैसे चलेगा? जब हमारे पास कंट्री के नेशनल इनकम का डेटा होगा। कंट्री के नेशनल इनकम के डेटा से हमें उसके स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन या स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। तो स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाने के लिए चाहिए। इट एनेबल्स अस टू नो द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल इनकम। अब इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। अब ये जो सेक्टर्स है, कौन सा सेक्टर हमारे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्टर हमारे नेशनल इनकम में ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जैसे मान लो हमारा नेशनल इनकम मान लेते हैं 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख हमारा नेशनल इनकम है। अब नेशनल इनकम तो सभी सेक्टर से आएगा, प्राइमरी से भी आएगा, सेकेंडरी से भी आएगा, टर्शियरी से भी आएगा। किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, प्राइमरी का कितना है, सेकेंडरी का कितना है और टर्शियरी का कितना है, ये पता लगाना जरूरी है ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान्स एंड पॉलिसीज बना पाए। तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर आइडिया लगाना है, स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेशनल इनकम का डेटा को स्टडी करना पड़ेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशनल इनकम। From this studies we learn how income is produced। जब हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम इनकम कैसे जनरेट कर रहे हैं। हाउ इनकम इज प्रोड्यूस, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, एंड हाउ मच इज स्पेंड, कितना खर्च हुआ और कितना सेव हुआ और कितना टैक्सेस में चला गया। मतलब जब हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बेसिकली इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, कितना रुपए का जनरेशन हुआ इनकम का, कितना प्रोडक्शन में चला गया, कितना प्रोड्यूस हुआ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ इनकम, अब कितना रुपए हम खर्च किए, कितना हमारे पास सेविंग्स के तौर पर हमारे बैंक अकाउंट पर है और कितना रुपए हम टैक्सेस के नाम पर गवर्नमेंट को दे दिए। ये सारी चीजों के बारे में हमें पता लगता है। क्लियर है बात? तो 3 पॉइंट हो गया। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है? इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। जब तक नेशनल इनकम पता नहीं होगा तब तक तुम इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी को समझ ही नहीं पाओगे।
क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो होता है वो पूरा का पूरा कंट्रोल होता है नेशनल इनकम के डेटा को लेकर। हम इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है, जब इकोनॉमी ज्यादा स्पेंड करता है। मान लो मेरा इनकम है 1,00,000 रुपए और मैं खर्च कर दूं 1,50,000 रुपए, तो ये जो 50,000 है का गैप हो गया, ये 50,000 का जो शॉर्टफॉल हो गया, इसके वजह से इकोनॉमी में क्या आएगा, इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। ठीक है, और अगर मैं शॉर्टफॉल कर दूं, 1,00,000 कमा रहा हूं और मैं खर्च कर देता हूं मान लो सिर्फ 80,000 रुपए, तो ये जो 20,000 का सेविंग्स हो गया मेरा, इसके वजह से इकोनॉमी में क्या आएगा, डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा। तो इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप के बारे में अगर पता लगाना है, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशन के बारे में अगर स्टडी करना है इंडियन इकोनॉमी में, तो सबसे पहला स्टेप है इनकम पता लगाना। जब तक इनकम ही नहीं पता होगा तब तक तुम ये गैप को कैसे पता लगाओगे। तो पहला काम है हम लोगों को नेशनल इनकम को स्टडी करना पड़ेगा, अगर हमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में अगर स्टडी करना है तो। चलो आ जाते हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को पढ़ते हैं, बहुत ही आसान सा पॉइंट है। Inflationary and deflationary gap. National income and national product figure enables us to have a idea of the inflationary and deflationary gap. हमें आइडिया लगता है इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स के बारे में। इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशनरी गैप है, इसका मतलब आने वाले दिनों में चीजों का प्राइस बढ़ने वाला है। डिफ्लेशनरी गैप के वजह से इकोनॉमी में प्रोडक्ट का प्राइसेस कम होता है। फॉर एक्यूरेट एंड टाइमली एंटी इन्फ्लेशनरी एंड एंटी इन्फ्लेशनरी, अगर ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है तो रोकना जरूरी है, ज्यादा डिफ्लेशन हो रहा है तो रोकना जरूरी है। दोनों ही केस में हमें पता कैसे चलेगा, जब हम नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे। नेशनल इनकम को स्टडी करके पता लगाएंगे इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कितना हो रहा है। पॉलिसी, वी नीड रेगुलर एस्टिमेट ऑफ द नेशनल इनकम, हमको रेगुलर एस्टिमेट चाहिए नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 हमारा क्या है, बजटरी पॉलिसीज। बजट बनाने के लिए, तुम अपना घर को चलाने के लिए बजट बनाते हो, है ना। अगर कोई इवेंट कर रहे हो तो इवेंट का भी एक बजट होता है। बजट कैसे सेट होता है, बजट का 2 पार्ट होता है, एक तो कहां से पैसा आएगा और दूसरा हम पैसा कहां पर खर्च करेंगे। तो जहां से पैसा आएगा ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम हो गया। तो नेशनल इनकम हमें पता लगाना पड़ेगा। अगर हमें कंट्री का बजट सेट करना है, अगर किसी ईयर का बजट बनाना है, तो बजट का शुरुआत ही होता है इनकम से। जितना इनकम होगा उसके अकॉर्डिंग हम बजट बनाएंगे। इनकम ज्यादा है तो बजट भी हमारा अच्छा खासा होगा, इनकम कम है तो हमारा बजट भी कम होगा। तो बजट का कोई भी पॉलिसी बनाना है, बजटरी पॉलिसीज को बनाना है, तो हमको चाहिए नेशनल इनकम। ठीक है, देखो मॉडर्न गवर्नमेंट ट्राई टू प्रिपेयर देयर बजट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम कितना हुआ उसके अकॉर्डिंग हम लोग बजट बनाते हैं। And try to formulate analytical policies according to the fact revealed by the national income estimate. Even the taxation and borrowing policy, कितना टैक्स लगाया जाएगा और कितना हम बाहर कंट्री से बोरो करेंगे, गवर्नमेंट कितना लोन लेगा और कितना टैक्स लगाएगा, आर सो फ्रेम एज टू अवॉइड फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम, ताकि हम नेशनल इनकम का फ्लक्चुएशंस को रोक सके। तुम बेसिकली मानकर चलो, जब भी हम किसी चीज का बजट बनाते हैं तो बजट बनाने के लिए हमें नेशनल इनकम के बारे में पता होना जरूरी है। अगर हम इकोनॉमी के को चलाने का बजट बना रहे हैं, फॉर द नेक्स्ट ईयर हम बजट बना रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए नेक्स्ट ईयर हम कितना पैसा कमाने वाले हैं। अगर वही नहीं पता होगा तो फिर हम लोग आगे का बजट नहीं बना पाएंगे। तो बजटरी पॉलिसी का कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें नेशनल इनकम को स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 6 में आते हैं, नेशनल एक्सपेंडिचर। अब खर्चा किससे रिलेटेड होता है, एक्सपेंडिचर भी तो इनकम से ही रिलेटेड है। इनकम जितना होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, नेशनल इनकम स्टडीज शो हाउ नेशनल एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। कितना हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे एंड कितना हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे। इट एनेबल्स अस टू प्रोवाइड फॉर रीजनेबल डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हर साल हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं टू मेंटेन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कम्युनिटी। टू लिबरल अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन में प्रूव हार्मफुल। अगर हम ज्यादा डेप्रिसिएशन, देखो जो डेप्रिसिएशन होता है बैलेंस शीट, तुम सोच कर देखो, तुम्हारा एक बिजनेस है, बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स हैं, एसेट्स में तुम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। जब तुम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, अगर मान लो तुम ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे तो अननेसेसरी तुम्हारा इनकम उस साल का कम हो जाएगा।
जब उस साल का इनकम कम हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा बजट भी टोटल इधर उधर हो जाएगा। अगर तुम कम डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो अननेसेसरी तुम्हारा इनकम ज्यादा हो जाएगा। तो एप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन को भी चार्ज करना जरूरी होता है। रीजनेबल डेप्रिसिएशन टू मेंटेन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कम्युनिटी थ्रू लिबरल अलाउंस। बहुत ही लिबरल अलाउंस मतलब ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी ऑफ डेप्रिसिएशन मे प्रूव हार्मफुल एज इट मे अननेसेसरी लीड टू रिडक्शन इन कंजम्पशन। उसके वजह से हमारा कंजम्पशन कम हो जाएगा क्योंकि हमारा उसके वजह से इनकम कम हो जाएगा और इनकम के ऊपर ही तो एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट है ना। अगर इनकम ज्यादा होगा तो एक्सपेंडिचर होगा। अगर तुम जानबूझकर इनकम को ही कम कर दियो, मान लो मेरा 1 लाख रुपए का इनकम था, मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 20,000 लेकिन मैं कर दिया 80,000, तो मेरा इनकम कितना हो गया 20,000 का इनकम हो गया। अब मैं खर्च कितना करूंगा, इतना ही खर्च करूंगा। लेकिन ये तो गलत है ना। अगर मैं 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया होता तो मेरा इनकम कितना आता 80,000, मैं एक्सपेंडिचर भी कितना करता 80,000 का एक्सपेंडिचर करता। अब अननेसेसरी गलत डेप्रिसिएशन की वजह से मेरा एक्सपेंडिचर कम हो गया, कितना से 60,000 से मेरा एक्सपेंडिचर कम हो गया। इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पर दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें प्रॉपर नेशनल इनकम का डेटा जानना जरूरी है। ठीक है, चलो इसके बाद पॉइंट नंबर 7 एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट इन एड। नेशनल इनकम एस्टिमेट हेल्प अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट इन एड, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट इन एड बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स। देखो क्या होता है, ये सेंट्रल है, इसके अंदर में बहुत सारे स्टेट्स गवर्नमेंट होते हैं, जैसे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे और बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स बहुत सारे हैं इसके अंदर में। और सेंटर को जब कोई पैसा मिलता है, सेंटर क्या करता है, हर साल हर स्टेट को पैसा देता है। अब कौन से स्टेट को कितना पैसा देगा कैसे पता चलेगा? ओडिशा बोलता है मेरे को ज्यादा दो, ये बोलता है मेरे को दो, ये बोलता है मेरे को मेरे को मेरे को। तो सेंटर क्या करता है, जनरली इनके नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग ही इन लोगों को ग्रांट देता है। अगर उड़ीसा का नेशनल इनकम ज्यादा है तो उसको ग्रांट उसके अकॉर्डिंग देगा, अगर छत्तीसगढ़ का ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको, जिसका जितना है उस रेशियो में उन लोगों को डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट इन एड, ग्रांट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको नेशनल इनकम का पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर है बात? चलो चलते हैं पॉइंट नंबर 8 में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपैरिजन। अब हम एक कंट्री को दूसरे, तुम अपने आप को जब कंपेयर करते हो अपने फ्रेंड के साथ, कैसे कंपेयर करते हो? ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो तुम बोलते हो मेरे दोस्त के पास कार है, मेरे पास बाइक है, मेरे दोस्त आईफोन चलाता है, मैं सैमसंग का फोन चलाता हूँ, मेरा दोस्त के पास अपना पर्सनल लैपटॉप है, मेरे पास नहीं है, अब मेरे दोस्त के घर में उसको अपना पर्सनल रूम मिला हुआ है और मैं यहाँ पर, हम लोग 5-6 भाई बहन एक ही रूम में रहते हैं। तो तुम कंपेयर कैसे कर रहे हो अपने आप को? ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो नेशनल इनकम उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपैरिजन के अकॉर्डिंग। अगर इनकम ज्यादा होगा एक कंट्री का दूसरी कंट्री का, तो दोनों कंट्री के बीच में कंपैरिजन कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, देखो नेशनल इनकम स्टडीज हेल्प्स अस टू कंपेयर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर करने में हेल्प करता है ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज में कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अगर नेशनल इनकम ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ज्यादा होगा। अगर पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम कम है तो वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत पुअर होगा। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज एंड पीपल लिविंग इन द सेम कंट्री एट डिफरेंट टाइम्स। एक ही कंट्री के अलग अलग लोगों के बारे में, एक ही कंट्री में अलग अलग जगह में रहने वाले लोगों के बारे में, एक ही कंट्री में 2022 का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 23 का, 24 का, 25 का, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन कर सकते हैं। दो कंट्री के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, दो कैटेगरी ऑफ पीपल के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। इस तरीके से किसी भी तरीके से हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपैरिजन करने के लिए नेशनल इनकम का डेटा को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल स्फीयर। सर इतना सारा पॉइंट लिखना पड़ेगा? कोई भी 8 पॉइंट, 8 पॉइंट्स। ठीक है, मैं बहुत सारा पॉइंट तुम्हें पढ़ाया क्योंकि ये बुक्स में है सारे पॉइंट,
तुम्हें मिनिमम कोई भी 8 पॉइंट याद रखना है अच्छे तरीके से। हेडिंग वही होना चाहिए, अंदर का कंटेंट अच्छे से समझ कर जाना है ताकि तुम पूरे पैराग्राफ फॉर्म में एक एक पैराग्राफ उसके बारे में लिख पाओ। ठीक है, तो 8 पॉइंट तुम्हें पूरा एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। उसके आगे याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 8 से एक भी पॉइंट कम नहीं होना चाहिए। 7 भी याद करके जाओगे तो काम नहीं चलेगा। 8 का 8 पॉइंट तुम्हें पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ पॉइंट नंबर 9, इंटरनेशनल स्फीयर। National income studies are important even in the international sphere, as this estimate not only help us to fix the burden of international payment equitably among different nations, but also enables us to determine the subscriptions and quotas of different countries to international organization like United Nations Organization, IMF, IBRD, etc. देखो क्या होता है, अब वर्ल्ड बैंक है, मान लो वर्ल्ड बैंक अलग अलग कंट्रीज को लोन दे रहा है। अब वो कैसे करके लोन देगा? यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, उनका नेशनल इनकम बहुत ज्यादा है। इंडिया एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है जहां पर नेशनल इनकम कम है, और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो एकदम पुअर हैं, उनका नेशनल इनकम बहुत ही ज्यादा कम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही ज्यादा कम है। तो वहां पर क्या होता है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, IMF, IBRD एक्सेट्रा, इस वर्ल्ड बैंक, इस प्रकार के जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये लोग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेशनल इनकम। तो इंटरनेशनली जब किसी कंट्री को कंपेयर किया जाता है इन इंटरनेशनल स्फीयर, जब भी किसी कंट्री को कंपेयर किया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम ही हम लोग कंपेयर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। तो जिस कंट्री का नेशनल इनकम अच्छा है, जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम अच्छा है, पर कैपिटा इनकम का मतलब पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। नेशनल इनकम इसमें भी चाहिए हमें, तो नेशनल इनकम को जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं हमें क्या मिल जाता है, पर कैपिटा इनकम मिल जाता है। तो पर कैपिटा इनकम के लिए भी हमें क्या चाहिए, नेशनल इनकम चाहिए। तो नेशनल इनकम के अकॉर्डिंगली कंपैरिजन सारा होता है। नेशनल इनकम स्टडीज आर इंपॉर्टेंट इवन इन द इंटरनेशनल स्फीयर, एज दिस एस्टिमेट नॉट ओनली हेल्प अस टू फिक्स द बर्डन ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट equitably among different nation, but also enables us to determine the subscription and quota, किसको कितना सब्सक्रिप्शन देना है, किसको कितना कोटा देना है, किसको कितना लोन देना है, किसको किस चीज में हमें सब्सिडी देना है, ये सारा चीज के बारे में डिसीजन कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर है बात? पॉइंट नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट, आखिरी स्लाइड में पॉइंट नंबर 10 एंड 11। पॉइंट नंबर 10 क्या बोलता है, डिफेंस एंड डेवलपमेंट। नेशनल इनकम का रिक्वायरमेंट होता है इन केस ऑफ डिफेंस और इन केस ऑफ डेवलपमेंट। नेशनल इनकम एस्टिमेट हेल्प अस टू डिवाइड द नेशनल प्रोडक्ट बिटवीन डिफेंस एंड डेवलपमेंट पर्पस। हम नेशनल इनकम को डिफेंस पर्पस में और डेवलपमेंट पर्पस में डिवाइड करते हैं। डिफेंस पर्पस में क्या होता है, देखो हम कंट्री का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, या फिर अगर मैं तुम्हें बात करूं तो तुम्हारे ऊपर घर वाले दो प्रकार का खर्च करते हैं। एक तो होता है मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर का मतलब तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही मेंटेन करने के लिए डेली खाना खिलाना पड़ेगा, ठीक है, ये जो बेसिक चीजें हैं वो करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं भी चाहते हैं, तुम जैसे हो एज इट इज तुम्हें मेंटेन रखने के लिए भी कुछ खर्च करना पड़ेगा, तो वो खर्चा को बोलते हैं हम मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। और डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो खर्चा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाता है। उसी तरीके से इकोनॉमी में डिफेंस का खर्चा और डेवलपमेंट का खर्चा होता है। डिफेंस का खर्चा हम इसलिए करते हैं ताकि हम कंट्री में लोगों को और कंट्री के एरिया को हम प्रोटेक्टेड रख सके, कोई प्रकार का असुविधा हमें ना हो। इससे कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता है। डिफेंस खाली हम हमारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए करना पड़ता है, इसके वजह से कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं आता। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अलग से हमें खर्च करना पड़ता है, अलग अलग मशीनरी खरीदने पड़ते हैं, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, स्कूल, हॉस्पिटल बनाना पड़ता है, तो उस वजह से डेवलपमेंट होता है। लेकिन डिफेंस में जो खर्चा होता है, इससे हम कंट्री का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रकार का खर्चा होता है और नेशनल इनकम पता होने से ही हम दोनों पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे। फ्रॉम सच फिगर वी कैन इजीली नो हाउ मच टू बी स्प्रेड फॉर वे बाय द सिविलियन पॉपुलेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट, पब्लिक सेक्टर। नेशनल इनकम फिगर enables us to know the relative role of public
एंड प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, हम बात किए थे, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है एंड प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। तो नेशनल इनकम के डेटा से हमें पता चलता है पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है एंड प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है। इफ मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड बाय द स्टेट, वी कैन इजीली कंक्लूड दैट पब्लिक सेक्टर इज प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल। अगर मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटी स्टेट कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमी को डोमिनेट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट डोमिनेट कर रहा है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटी अगर प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, तो हम ये इजीली बोल सकते हैं कि इकोनॉमी को डोमिनेट कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक है जिसमें हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यूजेस ऑफ नेशनल इनकम। हम नेशनल इनकम को यूज क्यों करते हैं, या इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, 6 मार्क, 7 मार्क और 8 मार्क के क्वेश्चन में जनरली ये क्वेश्चन आता है, यूजेस ऑफ नेशनल इनकम और इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। मेरे हिसाब से पूरा टॉपिक क्लियर है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से पढ़ लेना, डिटेल में एग्जाम में लिख कर आना, एटलीस्ट 8 पॉइंट तुम्हें याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।